ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो, मैं पागल दीवानी तेरी, मुझे इस धुएं की आग में जलने दो। 334 आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स है और आज लाहौर जो है दुनिया में फिर से दूसरे नंबर पर आ गया है। और स्कूल वालों, आप लोगों ने स्कूल खोल दिए हैं, रियली हाउ कूल ये, वाह। मुझे लगा कि फ़िज़ा साफ़ हो गई है, सब कुछ बेहतर हो गया है, स्कूल वालों को भी लगा, उनके इंतज़ामिया ने स्कूल खोल दिया। आज स्कूल का पहला दिन है और ये हाल है, तो मैं ये कह रही हूँ कि आज नंबर 2 पे हैं, कल हम नंबर 1 पे होंगे। तो ये पूरी दुनिया में जो हम नंबर 1 नंबर 2 की दौड़ में लगे हुए हैं और हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तरीके से सेट होने का नाम नहीं ले रहा। 2 दिन की धूप लगती है मगर हालात बेहतर नहीं होते, मगर हमें लगता है कि हालात बेहतर होंगे। आज स्कूल खोल दिया यार, ना खोलें स्कूल, बंद कर दें प्लीज़। अच्छा खासा लॉकडाउन लगा हुआ था, फिर क्या हो गया। 334 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, ये मैं आपको एवरेज बता रही हूँ अभी। अगर आप लाहौर के दूसरे इलाकों में जाकर देखें ना, जो गुलबर्ग का इलाका है उधर 539 539 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो सबसे बिजी इलाका है लाहौर का। उसके बारे में सोचें ज़रा। जेल रोड को देख लें, 402 उधर है, ठीक है, सिविल लाइन के पास नहीं है, 453 उधर चल रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या करेंगे फिर? स्कूल क्यों खोलें भाई, स्कूल बंद करें। वैसे भी मेरी बेटी का आज जल्दी घर से सोने का बड़ी मुश्किलों से उठेगी, क्योंकि मैं तो जल्दी आ जाती हूँ, लेट गई है तो, मगर नहीं जाना चाहिए था यार। थोड़ी सी पेरेंट्स को भी सख्ती करनी चाहिए, हद होती है। 150 से ऊपर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, मैं रोज़ बता रही हूँ कि वो हर इंसान के लिए ख़तरेबाज है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ना कि हम 300 से ऊपर, 400 500, यार क्या चक्कर है। पूरी दुनिया में नंबर 2 पे हम यार, प्लीज़ कुछ ख्याल करें। सिर्फ कल का दिन देख लीजिएगा, कल फिर 1 नंबर पे होंगे हम। ये 1 नंबर 2 नंबर की दौड़ चल रही है हमारी, ऐसे ही है। ठीक नहीं हो सकते हमारे ये हालात, ना हम ठीक होते हैं ना हमारे हालात ठीक होते हैं। और ये मौसमी हालात ने भी हमारी जान ले के छोड़नी है, पागल कर दिया हमें। ये रोज़ इतनी ख़तरनाक खबरें दे दे के मैं तो थक गई हूँ। इतना तैयार होकर इतने अच्छे मुँह से आती हूँ कुछ अच्छी खबर देने के लिए, फिर मौसम देखती हूँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स देखती हूँ, फिर आपको ये बताना पड़ जाता है मुझे। मगर खैर चलें, अभी टॉपिक की तरफ भी आते हैं, दुनिया को भी लेके चलना है साथ साथ। आज हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के ऊपर। फ्रीलांसिंग जो जॉब्स होती हैं, बहुत से आपने नाम सुना होगा, मेकअप आर्टिस्ट फ्रीलांस काम कर रहे होते हैं। बहुत से कुछ ऐसे इदारे हैं जहाँ पर जब किसी को जॉब नहीं मिलती, काम नहीं कर पाते, जो घर बैठ के भी काम कर रहे होते हैं, इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं, ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, तो फ्रीलांस जो है वो पाकिस्तान में बहुत सारा पैसा लेकर आते हैं, डॉलर्स लेकर आते हैं मुल्क के अंदर। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है ना हमारे मुल्क के लिए, तो हमें तो इन लोगों को प्रमोट करना चाहिए। आज हम फ्रीलांसिंग के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से ये जॉब्स जो है हासिल हो सकती हैं, किस तरीके से इस फील्ड के अंदर आप एंटर हो सकते हैं, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो अगर आपके पास होंगी तो आपको फ्रीलांस जॉब्स करने में ईजी होगा, और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेट के ऊपर जिनके थ्रू जो है हम इन काम को जो है हासिल कर सकते हैं, उन लोगों तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जहाँ पर हमें जॉब्स मिले हो। तो आज हमारे पास अहमद ज़ेब डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है। हमने ख़ास इनको मधु किया था कि हम इनसे ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फ़िज़ा फॉर हैविंग मी टू द शो। ज़बरदस्त। तो आज हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग जॉब के ऊपर और आप हमें सारा कुछ बताएंगे, वो रास्ते, वो तरीके, वो स्किल्स और वो सारी वेबसाइट्स के इंटरनेट के थ्रू भी किस तरीके से ये काम जो है हासिल किया जा सकता है। ये जो डॉलर्स ये ला सकते हैं पाकिस्तान में कमा के, बहुत से लोग ला भी रहे हैं। तो जिन लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके थ्रू आज सबको ये पता चलना चाहिए। डेफिनेटली। तो चलिए जी, सबसे पहला सवाल यही है कि बताइए फ्रीलांसिंग क्या है और ये रिवायती नौकरी से किस तरीके से मुख्तलिफ होती है। अहमद साहब, ओवर टू यू। अच्छा, थैंक यू सो मच। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड गो विद कि फ्रीलांसिंग से पहले एक स्टेप ज़ीरो है विच वी एक्चुअली नीड्स टू डू इज़ समथिंग कि यू हैव टू लाइक सी कि आपके अंदर वो हिडन स्किल कौन सा है विच यू कैन एक्चुअली सेल इन द मार्केट, राइट। अब वो स्किल कैन बी एनी, लाइक सी वेयर यू आर एक्चुअली एक्सपर्ट एट, आप किस में एक एक्सपर्ट हैं, कहाँ आप अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं और आप उसको फिर सेल करना शुरू करते हैं।
Say like I would say कि यार मैंने I definitely have a web development skill या डिज़ाइनिंग का या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का या SEO का या किसी भी फील्ड में लाइक एक आर्किटेक्ट है, कोई घरों के नक्शे बना के देता है, ठीक है, तो वो अगेन सबसे पहले स्टेप 0 इज़ समथिंग पॉलिशिंग योर स्किल। लाइक आप जैसे ही अपने स्किल को, बिकॉज यू आर गोइंग टू सेल दैट इन द होल मार्केट, होल वर्ल्ड, इट्स नॉट समथिंग कि आप किसी गली मोहल्ले में काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको सबसे पहला स्टेप है अपने स्किल को पॉलिश करना है। पॉलिश करने से पहले उसे चूज़ कर लेना है, क्योंकि आपकी एक नीश स्पेसिफिक होनी चाहिए, दैट मैटर्स लॉट। जैसे ही आपने एक नीश अपनी सेलेक्ट कर ली कि ठीक है मैंने इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करना है या इस स्पेसिफिक स्किल पे मैंने अपनी वर्किंग करनी है, देन यू विल कम टूवर्ड्स फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग जो है, फ्रीलांसिंग इज़ समथिंग जहाँ आप लाइक ज़्यादातर लोगों का विजन होता है कि लाइक मैं 9 to 5 जॉब्स में आई डोंट वांट टू स्टक माई सेल्फ, आई वांट फ्रीडम। मुझे घर बैठ के या वेर एवर आई एम आई कैन कीप वर्किंग, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है एंड दिस इज़ वेयर द ट्रेंड्स आर एक्चुअली गोइंग, ठीक है। लोग भी इसी तरफ जाना चाह रहे हैं, लोग भी इसी तरफ काम करना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम घर बैठे एक अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं स्पेसिफिकली इसमें। अच्छा, इसमें टाइम की भी बचत बहुत है। किसी चीज़ की दुकान खोलो, जाके वहाँ की बिजली का बिल पे करो, ठीक है, फिर वहाँ पे मज़ीद स्टाफ रखो, हेल्पर्स रखो और वर्कर्स रखो, ठीक है, फिर आपका क्लाइंट डीलिंग बाय फेस, ये सारी चीज़ों का ऑनलाइन हो जाना, ईमेल्स के थ्रू जाना, डिजिटल हो जाना, इसकी वजह से हमारा सब वक्त भी बचता है और काम भी ज़्यादा बढ़ जाता है और जनरेट जो पैसा है वो अच्छी तरीके से ज़्यादा कर सकता है। एग्जैक्टली ये कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच भी है, प्लस आप USD में अर्न कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि एक रुपीज़ में अर्न करने वाला बंदा और एक डॉलर्स में अर्न करने वाला कैन नॉट बी द सेम। जैसे मैं आपसे बोलती हूँ कि आप सपोज मुझे बताइएगा कि अगर मैं ऑनलाइन कोई काम करना चाहती हूँ या मैं कोई फ्रीलांस कोई काम करना चाहती हूँ, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ एज मेरे पे रख के अगर आप मिसाल बता दें तो लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल समझ आना शुरू हो जाएगा। यू कैन से कि लाइक एक आप छोटे या 5 सेकंड या 10 सेकंड्स आप क्लिप्स जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, या आप एक सर्विस है अपनी वो जो सेल कर सकती हैं। अब सबसे पहले स्टेप क्या है, यू ऑलरेडी रिकॉर्ड कर सकती हैं, समझ नहीं आई मुझे। या एक वीडियोस हैं, लाइक कमर्शियल वीडियोस होगी या किसी के कोई मतलब आपने अपना स्किल देखना है ना कि आपने बेसिकली किस नीश को बेसिकली टारगेट करना है, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग इज समथिंग मे बी समवेयर कोई US में बैठा है और वो आपको हायर करना चाह रहा है फॉर सम कोई एक जॉब, एक छोटी सी असाइनमेंट है, ठीक है। तो ही कुड बी रिक्वेस्टिंग यू कि हमारा ये स्क्रिप्ट है और इस पर हमें एक वीडियो क्लिप चाहिए या हमें इतने सेकंड्स का एक क्लिप चाहिए या हमें ये आपने कंटेंट बोलना है या ये हमारा एक मे बी हमें शाउट आउट देना है। तो आप उन विद इन सेकेंड्स आप उनको एक चार्ज कर सकते हैं एज लाइक आर्ली चार्ज भी होता है एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आप सेटिंग कर लेते हैं। अच्छा, आज के दौर में आपको क्या लगता है कि जो इस तरह से फ्रीलांस के काम के लिए कौन से ऐसे स्किल्स जो हैं लोगों के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, डिमांड पे जो स्किल्स हैं जो चल रहे हैं अभी ट्रेंडिंग में, जिस पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, वो कौन सा स्किल होना चाहिए? अच्छा, सबसे पहला स्किल, सबसे जो प्रीमियम मोस्ट स्किल है इस टाइम, कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है। क्योंकि देखें, व्हेन यू वांट टू अर्न इन USD तो आपको अंग्रेज़ी बोलनी ही पड़ेगी, ठीक है। आपकी अंग्रेज़ी सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें, उसको एक अपना विजन क्लियर कर सकें और क्लाइंट को विन कर सकें, ठीक है। देन व्हाट एग्जैक्टली यू आर वर्किंग ऑन, लेट्स सपोज टुडे इट्स एन IT एरा, ठीक है। आप टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स हैं, टेक्नोलॉजी में आप अपनी फील्ड को स्पेसिफाई कर लेते हैं कि वेब डेवलपमेंट है। अब वेब डेवलपमेंट में भी आप स्पेसिफाई कर लेते हैं ईदर इट्स अ बैक एंड और ईदर इट्स अ फ्रंट एंड, और उसमें फिर मज़ीद आप अगर डिजिटल मार्केटिंग वाली साइड पे हैं तो आर यू आर SEO एक्सपर्ट आप ज़्यादा हैं, आप कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट आप ज़्यादा हैं, या एग्जैक्टली आप किस में एक्सपर्ट अपने आप को कंसिडर करते हैं। तो दिस इज़ वेयर यू विल स्टार्ट फ्रॉम, और उसके बाद यू विल टेक इट फ्रॉम देयर कि आप मल्टीपल स्किल्स को साथ साथ अपने जोड़ते जाए, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वन स्पेसिफिक। अहमद साहब, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाकर जो है ये जॉब्स हासिल की जा सकती हैं, जो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ये जो बच्चे हैं, यूथ है हमारी, और ये जाके फ्रीलांस काम हासिल कर सकती है, कम्युनिकेशंस कर सकती है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो इनिशियली विच आई यूजुअली सजेस्ट टू माई पीपल, माई स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, कि सबसे पहले इट्स लाइक सबसे पहले आता है अपवर्क, ठीक है। आप अपवर्क को यूज़ करें, उस पर साइन अप करें, यू विल गेट क्विक क्लाइंट्स राइट अवे। अगर आपने अपना पोर्टफोलियो सेट कर लिया है, आपने अपनी स्किल
पे काम कर लिया है और अगर आपकी कम्युनिकेशन किसी हद तक बेहतर है तो अपवर्क इज़ बेस्ट. अगेन अलोंग विद दैट देयर इज़ फाइवर ऑप्शन एज वेल, फ्रीलांसर है. तो आपके पास ये 3-4 ऑप्शंस हैं जो कि आप राइट अवे एट द वेरी स्टार्ट एज अ फ्रीलांसर टूल स्टार्ट कर सकते हैं. बट अगर आप एक एक्सपर्ट लेवल पे चले जाते हैं वेर यू सी कि यार ये छोटे छोटे इधर से क्लाइंट्स तो आ रहे हैं, बट इन द नेक्स्ट स्टेप आप अपवर्क और इस तरह की चीज़ों को एज अ लीड जनरेशन टूल यूज़ करना शुरू कर देते हैं. उसमें क्या होता है कि आप वो क्लाइंट को पकड़ते हैं, आप देखते हैं कि पोटेंशियल कितना है. डजेंट मैटर कि वो $10 की जॉब लेकर आया या $50 की लेके आया, बट यू नीड्स टू असेस, यू नीड्स टू स्मेल कि उसके पास काम है. ठीक है ना, चाहे इस टाइम उसकी ज़रूरत $100 की है या $50 की है, बट उसके पास काम पड़ा हुआ है. ठीक है, उसकी प्रोडक्ट, उसका आइडिया बहुत बड़ा है एंड ही हैव फंडिंग एज वेल. दिस इज़ वेयर यू हैव टू प्ले योर रोल, यू हैव टू गो डायरेक्टली इनटू. अहमद एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा हम आपको ज्वाइन करेंगे. आप कॉल भी कर सकते हैं. अहमद हमारे साथ मौजूद है. हमने खास इनको मधु इसलिए किया ताकि आपकी रहनुमाई हो सके. अगर आप फ्रीलांस में कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आपको फ्रीलांस जॉब्स हासिल हो सके, तो आप कॉल कर सकते हैं और आपको अहमद भी गाइड कर सकते हैं. ऑल्दो मैं सारे सवाल यहाँ पर पूछ रही हूँ, फिर भी विल टेक योर कॉल्स. टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा. और अभी हम बात कर रहे हैं फ्रीलांस जो जॉब्स हैं वो किस तरीके से हासिल की जा सकती हैं, उसके लिए कौन सा स्किल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है. आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में. आप पूछ सकते हैं. हमारे साथ अहमद मौजूद हैं. तो मैं आपसे पूछना चाही थी कि ये जो अपवर्क है और फाइवर है, तो इसके ऊपर लोग जो है अपने प्रोफाइल्स जो है वो बनाकर बैठ जाते हैं, मगर उसके बावजूद काम जो है उनको मिल नहीं रहा होता है. तो वो किस तरीके से ऐसा क्या काम करें कि जिस तरह से वो ट्रेंडिंग में टॉप पे आके अपना काम जो है वो प्रायोरिटी पे हासिल कर सके. अच्छा, इसमें कंसिस्टेंसी इज़ अ की, राइट. आपको एक दिन नहीं मिल रहा, 2 दिन 3 दिन, लाइक ट्राई. ओवरनाइट सक्सेस इज स्कैम, वो नहीं मिलती. ठीक है, आपको उसके पीछे नहीं भागना. यू नीड्स टू बी कंसिस्टेंट. आप उसको जारी रखें अपनी कोशिश को. अब उसमें आपका पोर्टफोलियो बहुत मैटर करेगा. अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मैं तो फ्रेशर हूँ, मेरे पास तो कोई पोर्टफोलियो नहीं है डिस्प्ले करने के लिए. उस केस में आप सिंपली आपने जो जब स्किल आप सीख रहे थे, आपने कुछ अपने टेस्ट प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, कुछ अपने टेस्ट वर्क किया होगा, उसको एटलीस्ट आप डिस्प्ले करें. कुछ न, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. सो ट्राई टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो जो कि आपको एग्जैक्टली हेल्प करेगा टू विन एनी फर्स्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट. और कंसिस्टेंसी, और इसके साथ साथ आपने टाइम को मैच करना होता है. आप ये नहीं कर सकते कि मैं रात को जल्दी भी सोऊं और सुबह भी मैं अपनी मर्ज़ी से उठूं और मैं डॉलर्स में भी कमा लूं. आपको यूएस टाइम जोन के साथ चीज़ों को मैच करना पड़ेगा. अगर आपने उस मार्केट में काम करना है, आपने यूएसडीज़ में बेसिकली अर्न करना है, तो आपको क्या है कि मिड नाइट पे कभी होता है कि आपको जो बेड्स होती हैं उसमें आपको वर्किंग करनी पड़ती है कि आप मिड नाइट को बैठें, रात को 2 बजे बैठें. आप उसको स्ट्रेटजी को चेंज करें. ये नहीं है कि आप थ्रू आउट 6 महीने आप 2 बजे बैठें और 4 बजे तक आप रात को उसकी बिड्स कर रहे हैं, ट्राइंग टू फाइंड द क्लाइंट्स. अच्छा, कोई फ्रीलांस काम कर रहा है, उनको क्लाइंट जो है वो तंग कर रहे हैं, बार बार इरिटेट कर रहे हैं कि ये काम सही नहीं है, ये काम यूँ नहीं है, ये काम ऐसे नहीं था, इसकी इस तरह की चेंजिंग करके दें, मुझे ये काम बिल्कुल डिफरेंट कर दें, देन क्या करें? अच्छा, गुड क्वेश्चन. ये होता है, ये ऑलमोस्ट लाइक 90% लोगों के साथ ये फेज़ आता है. बट दिस इज़ वेयर योर क्लाइंट मैनेजमेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स जंप. मगर बच्चे जो हैं जो काम कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ले लेते हैं इन चीज़ों का. एब्सोल्युटली. और वो उससे सरेंडर भी कर देते हैं कि लाइक ये हमारे चीज़ नहीं है एंड बैक टू 9 to 5. तो दिस इज़ वेयर लाइक अगेन यू हैव टू बी लाइक वेल इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. होल्ड योर नर्व्स. ठीक है, आपको अपने एग्रेशंस को कंट्रोल में रखे. कस्टमर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट प्रायोरिटी. उस चीज़ को जहन में रखते हुए ट्राई टू प्रोड्यूस क्वालिटी. अगर आपको कोई क्लाइंट, लेट सपोज उसने कोई 4-5 आपसे टास्क मांगे हैं और वो सही से डिलीवर नहीं हुए, तो यू हैव टू एक्चुअली वर्क ऑन योर क्वालिटी. ठीक है, हो सकता है उसमें अंडरस्टैंडिंग का गैप आ गया हो, रिक्वायरमेंट्स का गैप आ गया हो. हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली वी ट्राई टू जंप इन टू राइट टूवर्ड्स डूइंग द टास्क. हम रिक्वायरमेंट्स आई, हम साथ ही उसको इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करते. हम उस पर होमवर्क नहीं करते, हम उस पर पेपर वर्क नहीं करते कि एक्चुअल में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है. मे बी इट्स एन आइडियल कि जैसे ही रॉ रिक्वायरमेंट्स आई हैं मैं उसको लूँ, मैं उसको ट्रांसलेट करूँ एक डॉक्यूमेंट में, एक डॉक्यूमेंट से उससे कॉन्सेंट ले लूँ कि इज़ दिस एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. एक डिवाइड एंड कंकर रूल अप्लाई करें, उसको डिवाइड करके उसको आसान लफ्ज़ों में समझा दें कि दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली यू वांट.
टेक अ कंसेंट देखिए, अब एंड गो विद सपोज इट। मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ या मैं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, मुझे किस तरीके से पता चलेगा कि मुझे ये क्लाइंट से जो है ना प्राइस लेने, ताकि मैं मार्केट में जो है ना एक सिंटेन एक रेट अपना जो है ना सेट कर सकूँ, और मुझे पता हो कि भाई ये ना हो कि मैंने अगर अपने रेट बढ़ा लिए तो वो किसी और के पास चला जाएगा क्लाइंट, बाकियों के साथ मेरा भी बैलेंस हो प्राइस जो मैं क्लाइंट को दूँ, कैसे पता चलेगा मुझे? ठीक है, ये एक स्टेप और आप जब चले जाते हैं, पहले तो होता है कि आप यू आर ऑल टूवर्ड्स कि मुझे पहला क्लाइंट मिल जाए, डजेंट मैटर व्हाट द रेट इज़, ठीक है। जब आपके पास क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, देन यू विल कम टूवर्ड्स कि मैं अब इस रेट को डबल कैसे कर सकता हूँ, मैं कितना अच्छा अर्न कर सकता हूँ, मैं अपना अर्ली रेट कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ। कॉम्पिटिटिव रहना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। एब्सोल्युटली। तो कंपैरेटिव इज़ समथिंग कि आप अपने स्किल से उसको करते हैं, आप उसको अपनी कम्युनिकेशन से, लेट्स सपोज यू आर गोइंग इन अ वेरी फर्स्ट कॉल उस क्लाइंट के साथ, अब आपका वो जो स्किल सेट है, आपकी कम्युनिकेशन है, आपका पोर्टफोलियो है, वो आपको बाकी सबसे अलग करेगा, ठीक है। उसी टाइम पे एक फ्रेशर है, उसको बेड कर रहा है, उसी टाइम पे एक आप एज एन एक्सपर्ट जा रहे हैं, बट वो फ्रेशर इज़ डिमांडिंग $10 पर आवर और आप कर रहे हैं $40 पर आवर, ठीक है। बट वो आपको क्यों चूज़ करेगा? जस्ट बिकॉज कि आप क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उसके काम में, और उतना क्विकली आपको, लेट्स सपोज अगर वो 10 घंटे लगा रहा है, आप वो काम उसको 2 घंटे में, 3 घंटे में करके दे देंगे। कंपैटिटिव। एब्सोल्युटली। ओके, तो अच्छा ये बताइएगा, पाकिस्तान में जो VPN ऐप है उसको हराम करार कर दिया, अब उसके थ्रू बहुत सारे काम हो रहे हैं। अब ज़रूरी है कि उसको अच्छे कामों की तरफ भी देखा अगर जाए तो उनको उस तरीके से भी तो यूज़ किया जा सकता है, मतलब बाकी तरफ अगर ना देखा जाए तो। ये मुझे बताइएगा कि जो VPN को यहाँ पे बैन कर दिया है, हराम करार कर दिया है, अब ये बाकी लोग काम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि VPN की ऐप को तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, करंटली इस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो इसमें हमें ये चीज़ समझने की डेफिनेटली एक ज़रूरत है कि VPN गैर शरई जो हम उसको करार दे रहे हैं, लाइक उसकी यूजेज क्या है। हम उसकी नेगेटिव साइड्स को एक साइड पे रखते हैं, हम उसकी पॉजिटिव साइड्स को भी देखें। ये एग्जांपल एक ऐसे ही है कि लाइक आई एम यूजिंग अ लैपटॉप, राइट। अब वो लैपटॉप का मैं अच्छा इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, बुरा इस्तेमाल कर सकता हूँ। इट डजंट मीन कि वो लैपटॉप हराम है, ठीक है, या वो लैपटॉप गैर शरई है, या मेरा मोबाइल, मेरा वो अमल जो है वो गैर शरई नहीं है, ठीक है। मेरा वो अमल तो गैर शरई हो सकता है, लेकिन वो डिवाइस बेचारी गैर शरई नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ वेयर इट कम्स, ठीक है। इसमें फिर हमारी जो गवर्नमेंट है, दे आर एक्चुअली वर्किंग के हम इसको कुछ इस तरह से IP बाउंड कर दें, ठीक है, स्टैटिक IPs के थ्रू चीज़ों को ले जाएं कि हम जो है ना रजिस्टर्ड कर लें IPs, और वो सिर्फ VPN को यूज़ कर सके। तो इससे हमारी जो फ्रीलांसर कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा हिट होगी, ठीक है। अदरवाइज जो कंपनीज़ हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, येस दे कैन डेफिनेटली गो, वो जो उनके प्री कंडीशंस हैं सारी फुलफ़िल कर लेगी गवर्नमेंट की, वो पैसे भी पे कर देगी, वो स्टैटिक IP भी बाय कर लेगी, वो तो कर लेंगी। लेकिन जो हमारा एक बेचारा छोटा फ्रीलांसर है, या जो एक फ्रेशर है जिसने भी फ्रीलांसिंग करनी है, उसके लिए इट कैन बी अ बिग चैलेंज। अहमद साहब, लास्ट में क्या कहेंगे, जो फ्रीलांस काम कर रहे हैं, वो जो रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं, अच्छा खासा पैसा डॉलर की शक्ल में लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो उनको किस तरीके की सपोर्ट की मज़ीद ज़रूरत है, और किस तरीके से वो आगे बढ़कर मज़ीद काम कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं? एब्सोल्युटली, मैं सबको यही कहूँगा, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट जॉब, ठीक है। ये जो एक फ्रीलांसिंग की जर्नी है, इसको कंटिन्यू रखें, बिकॉज इससे आगे स्टेप्स बहुत ज़्यादा और हैं, बट दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट। इससे आप स्पेसिफिकली लाइक एज लॉन्ग एज यू आर अर्निंग इन डॉलर्स, यू आर अर्निंग वर्ल्ड वाइड, और आप अपने स्किल्स को प्रूव कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, इट्स नॉट अबाउट वन सिंगल कम्युनिटी। तो कंसिस्टेंसी, आपने कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कुछ बैड डेज आएंगे बिजनेस में, इट हैपन्स। कुछ ऐसे डेज आएंगे यू आर नॉट गेटिंग रिस्पॉन्सेज एट ऑल, और कुछ एकदम आपको विद इन अ वीक आप यू विल बी एबल टू सिक्योर मल्टीपल क्लाइंट्स। तो आपने कंसिस्टेंट रहना है, और क्वालिटी को कभी भी हाथ से ना छोड़ें। डजंट मैटर व्हाट एग्जैक्टली दे आर डिलीवरिंग, बट क्वालिटी इज समथिंग विच मैटर्स अ लॉट। थैंक यू सो मच अहमद, थैंक यू सो मच। एंड में एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी ना इम्पॉर्टेंट है कि आप उसमें वूद हासिल करें। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पावर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपने इंटरनेशनल मार्केट को डील करना है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो आप बहुत फिर डिफ़िकल्टीज़ में आ जाएंगे। कोई नो मैटर, आपने जब बाहर की मार्केट को डील करना है तो अपने इंग्लिश में ही लोगों को ईमेल करनी है, लोगों को इंग्लिश में ही चीज़ें समझानी है, और कम्युनिकेशंस भी। तो ये यहाँ पर अगर आप अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे, और अगर थोड़ा सा प्रेशर लेके आप डाउन हो जाएंगे, तो फिर कुछ लोग जैसे छोड़ देते हैं फ्रीलांस का काम, आगे बढ़ने से घबरा जाते हैं, कतरा जाते हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस की एक आपकी लेयर है ना, उसको आप फाड़ के बाहर निकलें, और आप कहें कि भाई मैं तो दुनिया फतह कर सकता हूँ, घबराना कोई नहीं, प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर आपने बाकियों को देना है अपने अच्छे काम से। टेक अ ब्रेक। वेलकम
बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, माहिर ग़िज़ाइयत जो है हमने यहाँ पे बुलाई है, बड़ी एक्सपर्ट हैं, रबिया ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमें आज बताएंगी कि कम बजट में हम किस तरीके से अच्छी डाइट जो है वो हासिल कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें खा सकते हैं और हम अच्छी चीज़ें ख़रीद सकते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़बरदस्त। मैंने कहा आप आती रहती हैं, आपको हमारा पैटर्न पता है कि किस तरीके की कॉल्स आती हैं, किस तरीके के इश्यूज़ हैं माशरे में लोगों को, तो फिर आप हमें सही अच्छी तरीके से गाइड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि कम बजट में हेल्दी फूड कैसे हासिल किया जा सकता है आज के दौर में? ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है फ़िज़ा। अगर आपकी हमारे माशरे में ऐसा होता है कि जो गरीब हैं या जो लोग कहते हैं कि बजट का प्रॉब्लम है, जिन्हें प्रॉब्लम होती है हेल्दी सिलेक्ट करने में, हेल्दी फूड, उनको लगता है कि हेल्दी फूड अवाकाडो हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, ये सारा कुछ है। हालांकि हेल्दी हल्दी है, हेल्दी की तरफ जाएँ तो पालक है, हेल्दी की तरफ जाएँ तो अंडा आप वीक में 3 मरतबा खा रहे हैं, बेशक वो हेल्दी है कम बजट में रह के, तो ये आपकी चॉइस होती है। मेरे पास वो लोग भी आते हैं जो कि बहुत जो है ना बजट के साथ टाइट होते हैं, लेकिन महीने में 1-2 मरतबा बरकत मार्केट जाके 1500 की डील लाजमी खाते हैं जिसमें उनको 5 बर्गर्स मिलते हैं। तो वही 1500 के अगर वो नट्स ले लें, वो एक वीक उनके नट्स सुकून से निकल जाएं। तो ये चॉइस पे बहुत डिपेंड करता है। बड़ी आपकी बात सही है। अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी कहती थी कि कुछ भी हो, जो अंडा और दूध है वो बच्चों को भी और बड़ों को भी रोज़ रात को खाना चाहिए। आज भी मेरी अगर अम्मी ज़िंदा होती तो मुझे ये कहती 2 अंडे उबालो खाओ, उसके साथ 1 गिलास दूध पियो गरम और सो जाओ। बिल्कुल ऐसा है ना कि हम जो हैं समझते हैं कि नहीं, ये चीज़ें 25 रुपये का एक अंडा आता है, हफ्ते में 3 से 4 मरतबा खाएं तो आपका 65 या 100 रुपया खर्च होगा, ठीक है। और यही 100 का जो है, अगर एक बंदा स्मोकर है और वो टाइट बजट पे चल रहा है, मेरा ख्याल है एक सिगरेट 100 रुपये का आता है, शायद इतने महंगे तो हो ही गए हैं। तो वो सिगरेट की जगह अगर वही 4 अंडे, पीसीआर में पीने वाले हैं वो सारे बता रहे नहीं नहीं मुझे आइडिया नहीं है, कभी पिया नहीं है। तो ये है कि ये आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है। आप अगर पालक ले रहे हैं, आप नट्स खा रहे हैं, ये थोड़ा सा बजट जो है ना ऊपर नीचे आप करके। और सबसे पहले ग्रॉसरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भूख लगी है, भूखे हैं, तो कभी ग्रॉसरी करने ना जाएं। ये एक मिसाल दी जाती है। अगर आपको भूख लगी हुई है, आप लेट्स से यू हंग्री और आप जा रहे हैं ग्रॉसरी करने, तो उस टाइम पर आपको समझ नहीं आएगी, आपको ना भूख लगी होगी और आप ये भी उठा रहे होंगे वो भी, चॉइसेस आपकी बड़ी गलत हो जाती है। कोशिश करें खाना खा के ग्रॉसरी करने जाएं। अरे वाह। और ये चीज़ जिंदगी के लिए भी कहावत होती है, डोंट गो फॉर ग्रॉसरीज इफ़ यू आर हंग्री। अच्छा, अगर आप स्टार्व कर रहे हैं किसी चीज़ को तो खाली मतलब उस चीज़ की तरफ ना जाएं। अगर आप अकेले हैं तो उस चीज़ की तरफ ना जाएं। ग्रॉसरी की बात छेड़ी दी है तो बता दीजिए कि कम बजट में हम हेल्दी ग्रॉसरी कैसे खरीद सकते हैं? आप सब्जियों की तरफ ज़्यादा जाएं, दालों की तरफ ज़्यादा जाएं। आजकल मटन बहुत एक्सपेंसिव है, बीफ बहुत एक्सपेंसिव है। फ़िश थोड़ी सी बजट के अंदर आ सकती है, मतलब 500 रुपये में 3 से 4 लोग फ़िश खा सकते हैं। ग्रिल्ड फ़िश, मतलब उनका सर्विंग 4 से 5 लोगों की आ जाती है 5 से 700 में, अगर आप ख़रीद के लाते हैं घर पे, ठीक है। अच्छा। तो वो ऐसे है कि आप फ़िश की तरफ चले जाएं। मछली भी तो महंगी है। महंगी है, लेकिन मंथ में एक दफ़ा तो खा ही सकते हैं। हाँ, आप मुझे को 50-60 रुपए वाली चीज़ बताएं जो 50-60 रुपए वाली खा ले, हाँ, हेल्दी भी हो। सफ़ेद जो चने होते हैं, भुने हुए चने होते हैं, भुने हुए चने बहुत अच्छे हैं। आप अगर हर 1-2 दिन बाद या रोज़ भी खाते हैं, 20-30 रुपए के रेडियो से भुने हुए चने लेते हैं, ये इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन बहुत अच्छा मिल रहा है। आपकी शुगर इससे कम होती है, ये आपके लिए हेल्दी है, आपकी हड्डियों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। तो ये है कि अगर आपने भुने हुए चने खाए हैं, ये आप सफेद चने की बात कर रही हैं, आप काले चनों की बात नहीं कर रही हैं ना? काले चने जो भुने हुए होते हैं, अगर आप बॉईल करके खा रहे हैं, शोरबा बना के खा रहे हैं, वो भी आपकी मर्जी है, लेकिन कन्वीनियंट होता है लोगों को, क्योंकि मैं भी पूरा दिन बाहर ही होती हूँ, मुझे कन्वीनियंट रहता है मैं रेडी से भुने हुए चने उठा के खा। ये जो वो काले छिलके वाले चने होते हैं ना, जो भुने हुए होते हैं, जो अंदर से पीले होते हैं, उनकी बात कर रही हैं, ठीक है। हाँ, सही कह रही हैं। और अगर वही काले चने, सर्दियाँ आ गई, आप शोरबा भी कम हो जाती है, बिल्कुल भूख भी नहीं लगती इतनी। मतलब अगर आप मोटापे की तरफ जा रहे हो, आपको बार बार कुछ चाहिए खाने को, एक तो खीरा बहुत अच्छा है सैलड्स में, खीरा मूली, अब तो गाजर भी आ गए, खीरा मूली गाजर, इसका सैलड बना के खाएं, आपका लंच हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आप कुछ क्रेव कर रहे हैं शाम की चाय के साथ, आप काले चने खा लें भुने हुए, या सिट्टा खा लें जो भुना हुआ होता है, या बॉइल्ड, वो भी आपकी चॉइस है। यानी शाम के टाइम चाय के बाद अगर आपको कुछ खाने का दिल करता है, आप महंगे ऑप्शंस की तरफ ना जाएं। अच्छा, एक कॉल हम लेना चाह रहे थे, समीना की कॉल है, कुछ पूछना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम जी समीना। समीना, अब मुझे लगता है खुद ही को जोक सुना के खुद ही हासा निकल गया। क्या हो गया, हंस क्यों नहीं है? अल्लाह खैर करे।
मैंने और रबिया ने मेकअप तो अच्छा खासा सही किया। ठीक है। क्या? हाय अल्लाह, हंसी जा रही हो समीना, जब कसम से से। आपका मेहंदी वाला ड्रामा देखा है ना, तब से आपकी फाइन हूँ है। शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्र है अल्लाह का करम है पिज़्ज़ा। ये लोग तो मुझे आपसे ना बात भी नहीं कराते, कसम से पिज़्ज़ा। मैं आपसे ना, मैंने बस अल्लाह से इतनी दुआएं मांगी है ना, मैंने कहा भी मुझे ना एक दफा से बात कर दूं अपनी जिंदगी में, तो उसमें ना मुझसे क्यूट है। तो मैंने कल भी काम की थी, अरे तो मेरा आपसे बात हुआ, फिर आज मैंने ना डॉक्टर साहब से ये बात करनी थी कि मुझे ना शुक्र है। शुगर हो रही है? जी, कितने मुझे साल की हो शुगर है। लड़की, कितने साल की हो समीना? मैं 32 साल की हूँ, कल भी मैंने कॉल की थी। नहीं तो समीना, तुम्हारा वेट ज्यादा है, क्या मसला? क्यों शुगर क्यों इतनी जल्दी हो गई? 32 साल तो कोई उम्र नहीं होती कि इतनी जल्दी तुम्हें शुगर, जो परेशान हो, टेंशन लेती हो, मुझे फिक्र करती हो। मेरी उम्र 32 साल है और मुझे शुगर ना 10-12 साल से है। अच्छा, काफी पुरानी है यार इसको तो शुगर, और बड़ी छोटी उम्र तो से वो ना शुगर। मैंने यही अब मुझे लगता है कि मेरी शुगर भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि मुझे ना आपसे बात करके मेरी जिंदगी का है कि जैसे ये समझे कि मेरी जिंदगी का ये मकसद था कि मैंने पिज्जा से तो लाजमी बात करनी अपनी जिंदगी में। अरे तुम्हारा बहुत प्यार है। अच्छा, इससे पहले कि मैं अभी यहाँ पे रबिया से बात कराऊँ, 2 बातें मैं तुम्हें बड़ी अच्छी बता देती हूँ। मेरी पूरी फैमिली में हैवी शुगर है। हम लोग 5 बहनें 3 भाई हैं, ठीक है। अम्मी को भी शुगर थी, मेरे अब्बू को भी शुगर थी, ठीक है। तो हमारी अम्मी बड़ा अच्छा इलाज बताया करती थी शुगर का। मैं एक शुगर की दवाई जो है ना, ख़ास आज एक अपलोड करूँगी अपनी स्टोरी पे इंस्टा की, वहाँ से जाके एक तो वो देख लेना, ठीक है। वो बड़ी एक घरेलू सी चीज़ है, उसको खाना, तो उससे ये कि तुम्हें दवाइयों से निजात रहेगी। तुम ये जो इंसुलिन अगर इस पे हो तो उस पर भी तुम नॉर्मल रहोगी। दूसरा, तुमने अपनी जो है ना वज़न को कम रखना है, टेंशन नहीं लेनी, ऊंचा नहीं बोलना, चीखना नहीं है, अपने आप को फजूल में ना हलकान नहीं करना है। इतना काम करना है कि जिसमें तुम्हारा पूरा जिस्म थके ना, ठीक है। तो अपना और चूल्हे पे बहुत ज़्यादा नहीं खड़े होना है, वरना तुम्हें हीट भी जो है ना वो बहुत बुरी लगेगी। तो बाकी चीज़ें जो है फिर डॉक्टर साहब यहाँ पे बताती हैं। हम एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। लव यू समीना। भी हमारे साथ मौजूद है और हमें समीना ने कॉल की थी, उनको शुगर भी है, 32 साल की हैं, काफ़ी परेशान थी। तो प्लीज़ आप उनके लिए भी कुछ ज़रा बता सकती हैं तो बताइए, कोई डाइट भी, कोई ऐसी चीज़ जो वो करें। जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उनको बार बार बड़ी भूख लग रही होती है, वो कुछ ना कुछ खाना चाहते हैं। उनको हम यही रेकमेंड करते हैं कि अपना जो है मिकदार खाने की कम कर दें और टाइम ज़्यादा, मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद खाना शुरू कर दें। उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करना। अच्छा, नाश्ता अगर आपने 9 बजे किया है, 11 बजे आप स्नैक्स लें, 2 बजे आप लंच करें, फिर 5 बजे स्नैक्स लें और 7-8 बजे डिनर कर लें। ठीक है। अब जो कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स और रोटी, तो वो होता है आपकी शुगर पे कि डायबिटीज़ आपको कितने अरसे से है, ठीक है, और कितने सिवियर है और किस तरह से आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रही है। बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, लेकिन एक जो कॉमन चीज़ है, जो कॉमन प्रैक्टिस है, जो आम लोगों को बताती हूँ, वो मैं बता देती हूँ कि बाजरे की रोटी बड़ी बेनिफिशियल है। इसका जो है ग्लाइसीमिक लोड कम होता है, जिसकी वजह से आपकी फ़ौरन शुगर हाई नहीं होती। तो बाजरे की रोटी कोशिश करें। अगर आप अनाज की रोटी नहीं लेना चाह रहे, होल ग्रेन वीट भी ठीक है, और अगर आप होल ग्रेन वीट 80% हो और 20% बाजरा हो तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब चपाती पे नहीं रहना चाह रहे, आटे पे जो चक्की का है, तो उसकी जगह आप बाजरे की रोटी ले सकते हैं। उसके अलावा एक नुस्खा है कि जो करेला है, करेले को ड्राई करके उसका पाउडर बना के आप रोज़ 1 चाय का चम्मच लें। वो आप इसी तरह कर लें या पानी में डाल के पी लें, आपकी अपनी मर्जी है। किस तरीके से ड्राई करना, पूरा तरीका बता दें ताकि वो समीना की भी कॉल थी, बाकियों की भी रहनुमाई हो जाए। ठीक है। करेलों को ना आपने काट के 5 से 8 दिन के लिए ना धूप में ड्राई करना। अगर सर्दियाँ हैं तो 15-20 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि धूप बड़ी ठीक कम है। होती है। उसके छिलके को खुरचना नहीं है, खुरचना नहीं है, उसको बस काट के ना छोटे छोटे स्लाइस करने हैं ताकि वो ओके। ब्लेंड इजीली हो जाए। अच्छा, और ड्राई भी हो जाए, अंदर जो नमी है वो सारी की सारी निकल जाए। ठीक है। और सफाई का बहुत ख्याल रखना है। अच्छा,
उसके बाद जो है उसको ड्राई कर लेना, और ड्राई करने के बाद उसका पाउडर बना के घर में ही बनाना है, कोशिश करें। वो आपने रोज़ 1 चाय का चम्मच लाजमी लेना है, सूखा या पानी के साथ, वो आपकी मर्जी है। फक्की की तरह ले सकते फक्की की तरह ले सकते हैं। ज़बरदस्त। और ये शुगर को जो है कंट्रोल बैलेंस भी करेगा, कंट्रोल करेगा। ये ठीक है, बड़ा मतलब आम टोटका है, काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है लोगों की, लेकिन इतने लोगों को नहीं पता होता जो शुगर के साथ डील कर रहे होते हैं। करेले वैसे भी अगर आप सब्जी के तौर पे खाते हैं तो बहुत अच्छा है, आप हफ्ते में 1 दफ़ा करेले लाजमी खाएं। हरी सब्जियां बहुत अच्छी हैं, आपको कैल्शियम मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं, कैप्सिकम है, उसके खीरा है और बाकी चीज़ें हैं, वो अगर आप खाते हैं स्नैक्स में तो वो भी बड़ी अच्छी हैं, क्योंकि सब्जियों को अगर आप जितना कम आंच पे पकाएंगे उतना बेहतर है। न्यूट्रिएंट्स ज़ाया नहीं होते हैं, क्योंकि वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी सब्जियों में। तो अगर आप ज़्यादा तेज़ आंच पे बनाते हैं, हमारी अम्मियों की आदत है भून के बनाना, जब तक वो सब्ज़ी काली ना हो जाए हमें पसंद नहीं आती। तो कोशिश करें आहिस्ता लड़की आंच जो पे। ब्याह के लानी है उसका रंग काला नहीं होना चाहिए, मगर सब्जियों को भून के रंग काला शुरू करना है। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर आपसे ये पूछेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सस्ते प्राइस में ख़रीद सकते हैं, और सस्ती चीज़ें जो लोगों को लगता है कि भाई इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो लोकल चीज़ें और इम्पोर्टेड चीज़ें ही लेंगे तो उसमें फ़ायदा होगा। तो इसका फ़र्क भी हम यहाँ पर पूछेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा, और रबिया हमारे साथ है। अब हम यहाँ पर ये पूछेंगे कि सबसे सस्ती चीज़ें जो है वो कहाँ पे दस्तयाब हो सकती हैं, कैसे दस्तयाब हो सकती हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम लें, क्योंकि जो लोकल चीज़ें हैं वो कहते हैं कि तो लोकल चीज़ों में तो हमें तो इसमें सेहत ही नहीं मिलेगी, तो हेल्दी ही नहीं है, तो हमें ब्रांडेड चीज़ें ही लेनी है। तो आप प्लीज़ बताइए क्या खाएँ। असल में हमने ना एक माइंडसेट हमारा बन चुका है कि नहीं, अगर तो ये ब्रांड की चीज़ें तो बहुत अच्छी है, लोकल तो अच्छी हो ही नहीं सकती। हालांकि आप वही सब्ज़ी मंडी में जाके चीज़ 10 गुना सस्ती ले सकते हैं। अगर बात की जाए इस चीज़ की क्या क्या सस्ता मिल रहा है, तो हमारे पास आजकल मौसम है केलों का, केले बहुत बेनिफिशियल हैं, सेब बहुत अच्छे हैं, बहुत बजट में आ रहे हैं, खीरे हैं, गाजरें हैं, मूलियाँ हैं, सब्जियाँ हैं, पालक है, और ये सारी चीज़ें हैं जो कि साग का भी मौसम आ जाएगा। साग का भी मौसम आ जाएगा, साग भी बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें जो कि सस्ती, अगर एक इंसान सुबह सुबह उठता है 6 बजे मंडी से जाके ग्रॉसरी कर रहा है, और वो बंदा जो कि सिर्फ एक बहुत बड़े स्टोर से ख़रीद रहा है, तो प्राइस डिफरेंस तो आएगा, क्योंकि मंडी से जो ला रहे हैं चीज़ वो सस्ती मिलेगी। मंडियों से ही अगर बादाम भी लेके आएँ और ये बीज भी लेके आएँ सारे, और तिल होते हैं बहुत अच्छे, वो भी लेके आएँ। तिल बहुत सस्ते हैं, मैंने कल एक पैकेट ख़रीदा बहुत अच्छे ब्रांड का, वो मुझे 130 का पड़ा है। अच्छा, और वो काफ़ी उसके अंदर क्वांटिटी अच्छी थी। तो सफ़ेद तिल आप अपनी डाइट में ऐड करें। दाने भी निकल आते तिल खाने से क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, वो क्वांटिटी का होता है ना। कितने खा सकते हैं? 1 छोटी चम्मच आपने खानी है, और कोशिश करनी है जब आप बादाम और ये सारी तिल वगैरह सब चीज़ें खा रहे हैं, अपने पानी को जो है ना, पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें। क्योंकि कुछ मेवाजात की तासीर भी तो गर्म होती है। ये तासीर गर्म होने का मतलब ये होता है कि जो पानी है ना वो ज़्यादा आपकी बॉडी में कंज्यूम करते हैं मेटाबॉलिज्म के टाइम पे। तो अच्छा। उस टाइम पर आपको क्या करना होता है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना होता है। बेसिकली तासीर गर्म नहीं होती है, पानी की कमी हो सकती है आपको, इसीलिए कहते हैं कि आप पानी से ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, लास्ट टाइम जब आप आई थी तो आपकी एक रील बड़ी वायरल हुई जिसमें कॉर्टिसोल के बारे में आपने बताया था, और एक मलेशिया में रहते हैं लड़के, तो उन्होंने कोई आपके उस कॉर्टिसोल के ऊपर बात की, काफ़ी लोगों ने शेयर भी की। तो मैं चाहूँगी कि आप कॉर्टिसोल को एक बार दोबारा एलैबोरेट कर दें, समझा दें, ताकि लोगों को सही तरीके से समझ आ जाए कि व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। अच्छा, उन्होंने एक रील बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वॉर में जो लोग होते हैं उस तरह तो उनको बहुत मोटा होना चाहिए, क्योंकि वो हर टाइम स्ट्रेस में रहते हैं। देखिए फिर जो वॉर में लोग हैं ना, वो उनको खाने की कमी है, ठीक है, खाना उस तरह से मिल नहीं रहा, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, और वो हर टाइम स्ट्रेस में है, ठीक है। लेकिन मैंने बात की थी आम लोगों की, जो हम लोग हैं, वॉर की एक्सेप्शनल केस की बात नहीं थी हो रही। करना, डेली 6 किलोमीटर भागना, Exactly. ये सब चीज़ें तो बर्न हो जाती है, पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं। और वैसे भी, और अगर अब बात कीजिए ना हमारी, मैं आम लोगों की बात कर रही थी, हम पाकिस्तानियों की बात कर रही थी, ना या लोगों ना भागते हैं ना दौड़ते हैं, हम तो घर बैठ के लाइफस्टाइल लेते हैं। है, खाना 2 से 3 दफ़ा भी खाएं दिन में, और फिर उसके अलावा वो नींद भी पूरी ना करें, तो कॉर्टिसोल। अब उन्होंने ये बात की कि नहीं, जो वॉर वाले लोग हैं फिर तो उनको बहुत मोटा होना चाहिए। अच्छा। स्ट्रेस का जो है, पेट मोटा होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसके अंदर स्ट्रेस भी एक फैक्टर है। ठीक है, ठीक है, और मैंने वो एलेबोरेट किया था। अब रील जो अपलोड हुई थी वो एक स्पेसिफिक पार्ट की हुई थी, किसी ने ना अगली वीडियो देखी ना पिछली वीडियो देखी, उन्होंने आपको भी रोस्ट कर मतलब दिया, आपकी मुझे भी पूरी रोस्ट बात कर को दिया। जो है वो वीडियो में नहीं लगाया नहीं गया, लगाया छोटी सी गया। बात जो है ना बीच में खास तौर पे ऐड करके
ठीक है, चलिए छोड़ें, आपने एक चीज़ को एलैबोरेट किया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एंड में मुझे ये ज़रूर बताइए कि अगर प्रोटीन हमें चाहिए ग़िज़ाओं से, तो वो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, सस्ती ग़िज़ाएँ, जहाँ से प्रोटीन इंटेक हमें अच्छा मिल सके? प्रोटीन इंटेक अगर आपने लेना है तो वो सबसे पहले दूध है, दही है, और उसके अलावा हमारे पास चने हैं, सफ़ेद चने जो होते हैं, वाइट चने बहुत अच्छे हैं, वाइट चिकपीस जिनको हम कहते हैं, बहुत अच्छे प्रोटीन का सोर्स हैं। उसके अलावा आप डिफरेंट जो है सब्जियां भी लें, वो भी बहुत अच्छी हैं। टोफू, अगर आप अपने दूध के अंदर थोड़ा सा लीमू डाल के उसको पनीर जिसे कहते हैं, टोफू आप बना रहे हैं घर पे, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये है कि प्रोटीन के और भी बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मेजर फोकस है ना, अगर आप सस्ती ग़िज़ाओं पे कर रहे हैं तो वो आप इजीली दूध से, दही से ले सकते हैं, और ये जो हैं सफ़ेद तिल वगैरह, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको प्रोटीन भी देती हैं, बाकी मिनरल्स और विटामिन्स भी देती हैं। ज़बरदस्त। एंड में कोई मैसेज देना चाहें, कुछ बताना चाहें, कोई गाइड करना चाहें, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और बस जो भाग दौड़ में लगे होते हैं, अपने घर को चलाने के चक्कर में लगे होते हैं, नौकरियां कर रहे होते हैं मेरे भाई हजरात, कोई ऐसी चीज़ जो जेब में रखें, छोटी सी बस एक पुड़िया बना के रखें, जहाँ उनको लगे कि भाई भूख है तो वो कुछ खा लें? अच्छा, क्योंकि अपने खाने पीने का ख्याल हमारे घर के भाई जो भाग दौड़ करते हैं ना, मर्द हजरात दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं, अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। मेरे अब्बा जी भी हम पूरा दिन भाग दौड़ में लगे रहते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते। तो खजूरें अपने पास रखें, इंस्टेंट एनर्जी देती हैं। उसके अलावा बादाम, खजूरें छुआरे वाले, ये दूसरे नहीं, खजूर जो होती है, अजवा हो जाए तो बेहतरीन है, नहीं तो दूसरी आम भी जो मिलती है वो रख ले, वो भी फ़ायदेमंद है, इंस्टेंट एनर्जी देती है। बादाम वगैरह आजकल वो पीनट्स हैं, बहुत अच्छे हैं, मूंगफली, वो अपने पास रख लें, वो भी बड़ा फ़ायदेमंद है। तो एक मतलब छोटा सा पैकेट, भी है मूंगफली का, मौसम भी है मूंगफली का, तो बड़ा इंस्टेंट एनर्जी देती हैं, तो काफ़ी अच्छी हैं ये चीज़ें। जो अब वो आपने जो चने बोले थे, मेरे ख्याल से चने भी रख सकते हैं भुने हुए, कॉर्न है, वो जो कॉर्न भून के देते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये सारा मौसम इन्हीं चीज़ों का है, तो इजीली एक्सेसिबल है। जी ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच रबिया, आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया, और ये सस्ती चीज़ें आपको आज बताई गई हैं कि आप ये ख़रीद सकते हैं, अपनी प्रोटीन इंटेक भी हासिल कर सकते हैं, अच्छी ग़िज़ाएँ जो है वो आप अपने जब सेहत में शामिल करेंगे, अपनी रूटीन में शामिल करेंगे, तो आप डेफिनेटली सेहतमंद कहलाएंगे। सिर्फ इस चीज़ को आप बैलेंस करें कि आपने कौन सी चीज़ लेनी है, जो लोकल है या ब्रांडेड है, इसमें मत पड़े। सिर्फ ये देखें कि किस लोकल चीज़ में भी आपको वैरायटी, आपकी जो हेल्दी चीज़ें हैं वो कौन सी चीज़ों में मिल रही है। दैट्स इट, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि शुगर की वजह से ये जो आँखें बिनाई कमज़ोर हो जाती हैं और इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। मज़ीद आँखों के आगे जो है वो धुल्लापन आ जाता है, क्लियर नहीं दिखता, आँखों में जलन होती है और आँखें किस हद तक मुतासर हो सकती हैं, तो इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम ख़ान साहब, जो कि ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हैं, और आज हमारे पास इसी टॉपिक पर बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू जी? थैंक यू फॉर योर टाइम सर। मुझे बताइएगा कि डायबिटीज़ में आँखों की बिनाई पर ये जो असर पड़ता है, ये कमज़ोर हो जाती है, किस हद तक असर पड़ता है? देखिए, शुगर के सिर्फ आँखों की बिनाई पर ही नहीं असर पड़ता, इसके आँखों पर 6 किस्म के असरात होते हैं। अगर आप आई लिड से शुरू करें तो बार बार आँख की इन्फेक्शन होना, स्टाई बनना। इसके अलावा नज़र की जो रिफ्रैक्टिव एरर है, अगर शुगर का लेवल कम है या ज़्यादा है, उसके साथ आँख की नज़र का नंबर या बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तीसरा, आँख में शुगर वाले मरीज़ों में मोतिया बहुत जल्दी आ जाता है, सफ़ेद मोतिया, काले मोतिया का चांस भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी जो ख़तरनाक किस्म का जो असर है आँख पर शुगर का, वो आँख के पर्दे पर डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जिसकी वजह से आँख के पर्दे पर खून लीक हो जाता है, चर्बी लीक हो जाता है, पानी आँख के पर्दे के लेयर पर इकट्ठा हो जाता है। उसकी वजह से अगर मुनासिब वक्त पर और फ़ौरन अगर उसकी तशख़ीस ना की जाए तो वो हमेशा के लिए अंधेपन में मुब्तला कर देता है। प्रोफेसर साहब, मुझे बताइएगा, ये सिर्फ उन शुगर के पेशेंट्स के साथ होता है जो एहतियात नहीं रखते, जो अपनी शुगर का कंट्रोल में नहीं रखते, या दवाइयाँ सही टाइम पे नहीं लेते, या फिर ये जब शुगर किसी को भी हो जाए तो फिर ये आँखें बिनाई का ये प्रॉब्लम जो है मुतासर होना शुरू हो जाती है? ये 90% उन लोगों में होता है जो शुगर कंट्रोल नहीं रखते, लेकिन अगर 10 साल शुगर किसी को रहे और कंट्रोल भी रहे तो फिर भी चांस होता है कि उसके आँख के पर्दे पर शुगर के असरात होना शुरू हो जाएं। इसलिए बाकायदगी से मुआयना कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि बर वक्त उसकी तशख़ीस हो जाए
और उसका बर वक्त इलाज हो जाए और अंधेपन में मुब्तला होने से बचा जा सके। प्रोफेसर साहब, काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया जो है उसके ऑपरेशन या उसके इलाज से पहले जो है शुगर का कंट्रोल में होना क्यों इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़रूरी है। अगर शुगर का कंट्रोल ना मुनासिब रखें और अगर आप ऑपरेशन करा लें तो रिस्क ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आँख में अगर इन्फेक्शन हो जाए एक मरतबा, उसको कंट्रोल हो तो जाती है लेकिन कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। ज़्यादा चांस ये होता है कि अगर आँख के अंदर ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हो जाए तो नज़र बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता है और अमूमन लोग अंधेपन का में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए ऑपरेशन से पहले शुगर का कंट्रोल करवाना इंतहाई ज़रूरी है। सर, अगर कोई शुगर का पेशेंट ऐसा है जिसको ऐनक लगी हुई है, वो अपनी जो है शुगर को बहुत कंट्रोल करता है, दवाइयाँ भी टाइम पे लेता है, अपनी डाइट भी सही लेता है एंड इट्स ऑल बैलेंस, तो क्या उसके बावजूद ये आँखों का जो है बार बार टेस्ट करवाना, चेकअप करवाना इज़ इम्पॉर्टेंट? जिस शख्स को भी शुगर है उसको चाहिए कि साल में 2 मरतबा अपनी आँखों का मुकम्मल मुआयना कराएं, खुसूसन आँख के पर्दे का, क्योंकि आँख के पर्दे पर खून लीक होना, आँख में पर्दे पर चर्बी का लीक होना, पानी का लीक होना, उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता नज़र कम होती है, पता नहीं चलता। फिर एकदम ऐसी स्टेज आती है कि वो इरिवर्सिबल स्टेज पे पहुंच जाता है। इसलिए अगर आप साल में 2 मरतबा शुगर का मरीज़ अपनी आँखों का पर्दे का मुआयना कराएगा तो अर्ली स्टेज पर जो डायबिटिक रेटिनोपैथी की चेंजेस हैं वो पता चल जाती हैं और उनका हम इंजेक्शन लगा के या लेज़र लगा के उनको असरात को ज़ाहिल कर सकते हैं और मरीज़ की नज़र को मुतासर होने से या मरीज़ को अंधेपन में मुब्तला होने से बचा सकते हैं। प्रोफेसर साहब, डायबिटीज़ की वजह से जो आँखों की बीमारियाँ होती हैं उसकी कितनी इकसाम हैं, कौन कौन सी हैं? देखिए सर, जैसे मैंने पहले बताया कि आप आई लिड से शुरू करें। आई लिड में जो बार बार इन्फेक्शन होना, अगर किसी को बार बार आई लिड की स्टाई बनती है तो आप उसको ज़रूरी है कि अपनी शुगर टेस्ट कराएं। कोई इन्फेक्शन, आई लिड की इन्फेक्शन बड़ी कॉमन है डायबिटिक्स में। इसके अलावा नज़र की तब्दीली, नज़र के ऐनक में तब्दीली, अगर शुगर ज़्यादा है तो नंबर और चेंज हो जाता है, अगर शुगर लो हो जाए तो नंबर और चेंज होता है। इसलिए बार बार अगर अप एंड डाउन शुगर होती रहे, अच्छी कंट्रोल ना रहे, तो ऐसे मरीज़ बार बार अपनी ऐनक तब्दील कराने बार बार आते हैं। तीसरा, इनमें सफ़ेद मोतिया बहुत जल्दी आ जाता है, कैटरेक्ट बहुत वेरी अर्ली स्टेज पर डायबिटिक में आ जाता है। काला मोतिया का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और पाँचवा, इनमें जो आँख के पर्दे पर जो शुगर के असरात हैं जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, उसके अगर असरात हो जाएं और अगर अर्ली स्टेज पर उसका तशखीस और इलाज ना किया जाए तो वो मुस्तकिल अंधेपन में मुब्तला कर सकता है। शुगर के पेशेंट्स को जो ये धुंधलापन का शिकार हो जाते हैं, काफ़ी उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, व्हाई इज़ दैट? अमूमन धुंधलापन या तो ऐनक नंबर चेंज हो जाता है बार बार, या उसमें सफ़ेद मोती आना शुरू हो जाता है। ये 2 वजूहत होती हैं धुंधलापन आने की वजह। अच्छा, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या चीज़ है डॉक्टर साहब? ये आँख का जो पर्दा है उसकी 10 लेयर हैं, 10 लेयर हैं उसकी, उसमें खून की रगें हैं, आँख के पर्दे में खून की रगें हैं और खून की रगों में जब शुगर के वजह से उनमें चेंजेस आ जाती हैं और खून की रगों की वॉल लीक करना शुरू कर देती है और इन आँख की जो लेयर हैं उसमें खून उतरना शुरू हो जाता है, लीकेज हो जाती है, लिपिड चर्बी लीक होना शुरू हो जाती है, फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है और आँख की जो बहुत ही हसास लेयर हैं उनको जो नज़र के ताल्लुक रखती हैं उसमें वो मुतासर होकर पेशेंट को नज़र आना कम हो जाता है और अल्टीमेटली अगर उसको वक्ती फ़ौरन इसका इलाज, तशखीस और इलाज ना किया जाए तो वो परमानेंट डैमेज कर देती है और हमेशा के लिए पेशेंट अंधेपन में मुब्तला हो जाता है। ड्राई आई सिंड्रोम का डायबिटीज़ से क्या ताल्लुक है? ड्राई आइज़ का इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पेशेंट को अमूमन जिनको डायबिटिक है उनको देखा है कि वो फ्रीक्वेंट लुब्रिकेंट इस्तेमाल करना पड़ते हैं, लेकिन ड्राई आई का इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं है पेशेंट का ड्राई आई डायबिटीज़ के साथ। अच्छा, और ये ड्राई आइज़ के लिए कोई ऐसे ड्रॉप्स वगैरह जो आर्टिफिशियल टीयर्स ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, ओके, वो इनर्ट दवाइयाँ, उसमें कोई तो नुकसान वो नहीं होता। आर्टिफिशियल टीयर्स सही होते हैं? जैसे जी सही होते हैं, people- अच्छी क्वालिटी के ड्रॉप्स लें तो अच्छे सही और होते हैं। डायबिटीज पेशेंट्स के लिए इट्स रेकमेंडेड, मतलब इट्स दे कैन यूज ये inert है। मोस्टली देखा है मैंने लोगों को कि वो बार बार आंखों में इसको डालना शुरू कर देते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं, तो इज दैट ओके टू यूज? देखें, 2 किस्म के ड्रॉप्स होते हैं, एक में कुछ प्रिजर्वेटिव होते हैं कुछ में और कुछ में नहीं होते। ठीक, बाद लोगों को प्रिजर्वेटिव से भी एलर्जी होती है। alright. अगर वो प्रिजर्वेटिव से वाले ड्रॉप इस्तेमाल करने से एलर्जी हो जाए तो वो प्रिजर्वेटिव फ्री ड्रॉप ले लें,
आजकल तो वैसे ही जो स्मोक की वजह से तो इनको बड़ा फ्रीक्वेंट यूज़ करना चाहिए, घंटे 2 घंटे बाद, क्योंकि ये बेसिकली एक पानी है, अब वॉश कर देती हैं, जो केमिकल्स हैं, जो इरिटेंट्स हैं, उनको वॉश कर देते हैं। मगर प्रोफेसर साहब मुझे ये भी बता दीजिएगा कि ऐसा तो नहीं कि अगर हम ये वाले टेयर्स डालना शुरू कर दें और हम ऐसे आदी हो जाए कि हमारी जो आंख है वो खुद वो जो हमारा ओरिजिनल टेयर है वो बनाना छोड़ दे? नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे कोई ताल्लुक नहीं, उसको तो नहीं, हार्म हमारी नहीं करते, अपनी आंख जो है अपना टेयर प्रोड्यूस वो बनाती रहेगी। ओके, जी, ओके। वो बनाती एक ब्रेक के बाद हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। आप हमारे साथ स्टे ट्यून रहिए, अपनी आंखों का ख्याल रखा करें। अब हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको अपनी आंखों का कोई ऐसा मसला है। हमारे पास प्रोफेसर साहब बैठे हैं आपके माइक के लिए। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक। जवाद की कॉल है सरगोदा से, हम बात करेंगे जी जवाद की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, जवाद साहब क्या कहेंगे, क्या मसला है बताइएगा। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बात कीजिएगा जी, पूछिएगा क्या पूछना चाहेंगे। हाँ जी, मैं पूछना ये चाह रहा था कि जब बंदे को नजर की ऐनक लग जाती है तकरीबन 40 साल, 45, 35 साल, आजकल तो मायूसी बीमारी है, ये बन गई है, बच्चों के लिए भी ऐनकें लगी हुई हैं, लेकिन जिसको पहली दफा लगती है ऐनक वो कितने अरसे बाद चेक कराता रहे, नजर अपनी जहाँ शीशा उसका वो ऊपर नीचे हो जाए या नजर कमजोर और होनी शुरू हो जाए, तो फिर कितने अरसे बाद वो डॉक्टर को दिखाए, फिर अपना अपना चश्मा चेंज करवाए, या कोई ऐसी मेडिसिन है जो खाता रहे तो उसकी नजर बरकरार रहेगी, चश्मा भी लगा रहे, इसके मुताल्लिक अगर कोई रहनुमाई कर दे तो। अच्छा सवाल है, वैसे सवाल ये मैं पहले पूछ चुकी हूँ, उसका जवाब डॉक्टर साहब ने बताया था। डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर शुगर का पेशेंट है तो उसको तो चेकअप कराना पड़ेगा बार बार, और भले वो अपनी डाइट और अपनी चीज़ें, दवाइयाँ सब कुछ बैलेंस रखे, शुगर बैलेंस रखे तब भी, मगर फिर भी आपका जवाब दोबारा हम ले लेते हैं। 40 साल की उम्र पर पहुंचने के बाद उम्र नज़दीक की ऐनक लगती है, दूर की भी लग जाती है, लेकिन जब ऐनक लग जाए तो फिर हर 6 माह बाद अपनी ऐनक का नंबर दोबारा चेक कराना चाहिए, और उसके साथ अगर शुगर भी है या नहीं है तो फिर भी आँख के पर्दे का ज़रूर मुआयना करना चाहिए, क्योंकि बाद दफ़ा शुगर के मर्ज़ की तशख़ीस आँख के मुआयने से होती है। जब हम रूटीन में आई स्पेशलिस्ट आँख के पर्दे का मुआयना करते हैं और उनको शुगर के असरार नज़र आते हैं तो पेशेंट को बताते हैं हम कि आपको तो शुगर है, अपनी ब्लड शुगर वगैरह चेक कराएं, और अगर शुगर ज़्यादा है ब्लड में तो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके इसका इलाज कराएं। तो हर 6 माह बाद अपनी आंख का मुआयना नज़र का और आंख के पर्दे का ज़रूर कराना चाहिए। अकील अहमद की कॉल है कराची से, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी अकील क्या कहेंगे, क्या मसला है। सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी अकील। रात को सोने के बाद सुबह उठते हैं तो आँख जैसी सूजी हुई हो रही है, क्यों? अच्छा, रात को सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो आँख सूजी हुई होती है, शुगर है आपको? चेक नहीं करवाया मैंने कुछ। चेक नहीं कराया आपने, मगर आंखें आपकी सूजी हुई होती है। हम अपना यूरिन टेस्ट कराएं। कई दफ़ा यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से भी आई लिड की स्वेलिंग हो जाती है, ख़ासतौर पर लोअर लिड की, तो अपना यूरिन टेस्ट कराएं और अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें कि खुदा ना खासा किसी कोई और मसला तो नहीं है, लेकिन ये अपना यूरिन टेस्ट पहले टेस्ट करा लें। सर क्या डायग्नोस में आपको क्या लगता है ये क्यों होती क्यों यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूजुअली अर्ली मॉर्निंग में आई लिड की स्वेलिंग हो जाती है। अच्छा, हो जाती है, वैसे इसमें ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है। खतरे वाली इन्फेक्शन इटसेल्फ वो देखना पड़ेगा कि खुदा ना खाता कोई रीनल प्रॉब्लम तो नहीं है, वो भी रीनल फंक्शन टेस्ट भी कराने पड़ेंगे, लेकिन इसका बेहतर इनका जो जवाब है वो फिजिशियन दे सकते हैं, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि यूरिन एग्जामिनेशन कराएं और अपने रीनल फंक्शन टेस्ट कराएं। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो शुगर की वजह से आंखों की ये कमज़ोरी और आंखें जो उनकी मुतासर हो जाती है इसका शिकार है? देखिए, पाकिस्तान में जितने भी लोग डायबिटीज़ में मुब्तला हैं उनमें 28% लोगों में डायबिटिक रेटिनोपैथी आँखों पर शुगर के असरात हैं, और हर साल तकरीबन 12,000 से 24,000 लोग शुगर की वजह से अंधेपन में मुब्तला होते हैं, क्योंकि वो अपनी आंखों का बर वक्त इलाज मुआयना नहीं कराते, तशखीस नहीं होता, और एंड स्टेज डायबिटिक रेटिनोपैथी पर आते हैं, और जिस वक्त किसी के बस में नहीं होता उसका इलाज करना, और वो अंधेपन में मुब्तला होते हैं। दानिश की कॉल है रावलपिंडी से, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे दानिश। जी दानिश, क्या पूछना चाहेंगे। मैडम ये क्या है, मेरे ना राइट आँख है ना, उससे पानी निकलता रहता है।
बड़े बड़े Right जो है answer. नाच रहे हैं, लेकिन इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रही। अच्छा, सीधी आंख से उनकी ना पानी निकलता रहता है जी सर, 24 आवर्स 24 आवर्स। एज कितनी है? एज कितनी है आपकी दानिश? उम्र 36 30 36? देखें, या तो ये एलर्जी की वजह हो सकता है, या कोई अगर आंख सुरख है तो वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, और या आंखों की जो आंसू की नालियाँ हैं उसमें जो ड्रेनेज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उनकी वजह से हो सकती है। तो इसको बगैर मुआयना किए, आई लिड को देखे, कंजक्टिवा को मुआयना किए, आंख की नालियों का ओपनिंग को मुआयना किए, इस तरह बताना बड़ा मुश्किल है कि क्या वजह है। अगर आंख सुरख नहीं है तो फिर प्रॉबेबली शायद जो नेज़ल पैसेज की जो नेज़ल पैसेज है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर आपकी आंख सुरख है तो फिर या तो एलर्जी है और या फिर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है। जी ठीक है, क्योंकि आंख से पानी जो आ रहा है, जी, सच सब कह रहे हैं। ये अकरम कराची की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कराची से अकरम की कॉल है। जी अकरम साहब क्या कहेंगे? जी मुझे ये पूछना था कि अगर ये मोतिया जो है, अगर ये चश्मे से अगर साफ नजर आ रहा है, धुंधला नजर नहीं आ रहा, तो मोतिया नहीं और आपस में जाने की जरूरत नहीं, क्या ये बात सही है? कुछ लोग ये कहते हैं। जी सर बताइएगा। मोतिया मोतिया के बारे में क्या पूछा है बताइएगा। पीसीआर में आवाज़ क्लियर नहीं है हमें। दोबारा बताऊं? जी दोबारा बता दें। जी जी जी, असल में कुछ लोगों का असम्पशन ये है कि अगर मोतिया को अगर कहा जाए कि मोतिया तो है, लेकिन अगर चश्मा पहन के धुंधला नजर नहीं आ रहा है तो उसको मोतिया नहीं है। क्या असम्पशन सही है? अगर मोतिया है और चश्मा पहनकर सही नज़र आ रहा है तो इसको फिर क्या कहेंगे? देखें, अगर मोतिया है अर्ली स्टेज पर और ऐनक से नज़र 6/6 हो रही है या 6/9 हो रही है तो फिर आप इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोफेशन पर बड़ा डिपेंड करता है और टाइप ऑफ कैटरेक्ट मोतिया पर बड़ा डिपेंड करता है। अगर मोतिया सेंटर में है और आपकी नज़र 6/6 भी है, लेकिन आप बाय ड्राइवर बाय ऑक्यूपेशन है, तो फिर तो वेरी अर्ली स्टेज पर भी ऑपरेशन करना पड़ जाता है। क्योंकि ड्राइवर को जब हाईवे पर जाते हैं और रात के वक्त जब ड्राइविंग करते वक्त सामने से लाइट पड़ती है और सेंटर में मोतिया हो, बेशक वो अर्ली स्टेज पर हो, लेकिन एकदम ब्लैकआउट हो जाता है, तो वो एक ऐसी स्टेज है कि उसमें आपको बेशक नज़र 6/6 भी है, लेकिन मोतिया सेंटर में है, तो फिर तो आपको बड़ी अर्ली स्टेज पर ऑपरेशन करवाना चाहिए टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। लेकिन अगर आपका दूसरी तरह का मोतिया है और जो पेरिफेरल कॉर्टिकल मोतिया कहते हैं, लेकिन आप ऐनक से नज़र बढ़ती है, तो फिर आप इंतज़ार कर लें उस वक्त तक जब तक कि आपकी नज़र 6/24 6/18 से ऐनक के साथ भी नहीं बढ़ती, तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। ठीक है, मुल्तान से कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम जी। शर्मिला की। क्या हाल है? ठीक ठाक जी। शर्मिला टीवी का वॉल्यूम बेटा कम कर दीजिएगा प्लीज़। हाँ मैंने टीवी नहीं चलाई हुई, टीवी बंद है मेरी। जी आप पूछिएगा, क्या पूछना चाहती हैं? मैम मेरा ना ये है सवाल, जो गुर्दों का मसला है, मुझे दवाइयाँ फर्दर की हुई है, मुझे मतलब काफी बुखार है, और उसके अलावा ना मिस फिजा मैं क्या आपसे शो के बाद बात कर सकती हूँ? मैंने आपके कुछ शेयर करना चाहती हूँ मैं आपसे। जी ठीक है, आप अपना नंबर लिखवा दीजिएगा, मैं आपको शो के बाद कॉल कर लेती हूँ फॉर श्योर। ठीक है, और ये अभी आपको मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, शायद आप मुझे कोई मशवरा देना कोई। आप अपना नंबर लिखवा दीजिएगा, मैं आपसे बात करती हूँ, और ये आपके गुर्दों के बारे में भी बात करवा देती हूँ। जी इनके गुर्दों का मसला है। गुर्दों का मसला है? हाँ गुर्दों का भी मसला है। तो अब आप कोई ऐसी कोई चीज़ बता दें कि जैसे जो गुर्दों के जिनको मसले होते हैं, तो वो आँखों के साथ कोई ऐसी अगर उनको कोई खदशा कोई चीज़ है तो बता दें। देखें, गुर्दों का मसला तो काफ़ी तशवीशनाक होता है, ना कि सिर्फ पूरी बॉडी के लिए और आँख के पर्दे के लिए भी। क्योंकि जब गुर्दों में अगर खुदा ना खाता किसी को कोई गुर्दों की प्रॉब्लम है, कोई रीनल फेलियर है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आँख के पर्दे पर उसके काफ़ी असरात होते हैं पर्दे पर। अच्छा देखिए, अब ये बात हमें पता कोई नहीं थी। हम तो, मैं आपको सीरियस बताऊं, मैं तो इस बात को बहुत इजी लेके गुजर रही थी, मगर मुझे अभी पता चला कि अगर गुर्दों की प्रॉब्लम है तो आंखों के पर्दे पे भी बड़ा सीवियर असर पड़ सकता है। जिस तरह शुगर की वजह से आँख के पर्दे पर पानी उतर जाता है, लीकेज हो जाती है, चर्बी होती है, आँख गुर्दों का
प्रॉब्लम है और रीनल फेलियर में पेशेंट खुदा न खास्ता जा रहा है, तो वो बैक प्रेशर की वजह से आंख के पर्दे पर भी फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है और उनकी फिर जो फसास हिस्सा है मैकुला है वहाँ पर भी पानी पड़ना शुरू हो जाता अच्छा, है, तो उसकी वजह से नज़र काफ़ी मुतासर हो जाती है। अच्छा अच्छा, इसलिए इलाज बहुत ज़रूरी है गुर्दों का, इसका और इलाज बहुत किसी ज़रूरी नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, वरना क्योंकि आंखें घर के बैठ के पर्दे गुर्दों खराब का कर इलाज नहीं हो सकता। ठीक है, नदीम की कॉल नेफ्रोलॉजिस्ट से है, जी लाहौर से, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नदीम। नदीम की कॉल कट गई है। नदीम टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिएगा। नदीम टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए। हम दूसरी कॉल ले लेते हैं। नदीम कोई भी कॉल करे ना तो प्लीज़ ये टीवी का वॉल्यूम बंद करके। सलमान की कॉल है डेरा इस्माइल से। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या कहेंगे सलमान? जी 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 सलमान जी जी, आवाज आ रही है? क्या जी, आवाज़ आपकी क्लियर आ रही, मगर मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही क्योंकि टीवी का वॉल्यूम आपका ऑन है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी कॉल्स जो है हम ज्वाइन करते हैं हमारे प्रोग्राम में। आज हम बात करें कि जो शुगर की वजह से आंखों की बिनाई मुतासर होती है उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं, उसका कैसे ख्याल रख सकते हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोफेसर साहब आज हमारे साथ हैं और हमें ये बता रहे हैं कि जो शुगर की वजह से या भी डायबिटीज़ की जो ऐसे पेशेंट जो अपना ख्याल नहीं रखते तो उनकी बिनाई किस हद तक मुतासर हो जाती है और उसके किस तरीके से ख्याल किया जा सकता है। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहती थी, कुछ लोग ये जानते हुए भी कि उनकी आंखें ख़राब हो रही हैं, इस स्टेज पे पहुंच रही हैं जो कि शुगर के पेशेंट हैं, मगर वो इलाज टाइम पर नहीं करवाते, उसको फिर वेट करते रहते हैं जैसे तोता पाल रहे हो। एंड देन फिर जब एक ऐसा स्टेज आता है जब ज़्यादा मुतासर हो जाती है आँखें, तो फिर वो इलाज के लिए जाते हैं, फिर ऑपरेशन के लिए जाते हैं, तो फिर तो एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? बड़ा सही आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज़ किया है। देखें, अर्ली इसलिए हम कहते हैं कि हर 6 माह बाद आंखों का मुआयना कराएं शुगर वाले। अगर अर्ली स्टेज पर शुगर के असरात आंख के पर्दे पर तशखीस हो जाए तो आप लेज़र लगा के या इंजेक्शन लगा के, अब तो हुकूमत ने इंजेक्शन की इजाज़त दे दी है वेस्टर्न की, तो वो लगा के चंद हज़ार रुपये में उसका इलाज हो जाता है। लेकिन वही अगर मरीज़ अपना बर वक्त इलाज तशखीस के लिए मुआयने के लिए ना आए और बहुत लेट 2-3 साल बाद मुआयना कराएं तो वो आँख में हेमरेज हो जाता है, पूरी आँख में हेमरेज हो जाता है। जब हेमरेज सिकुड़ता है तो अपना पर्दा भी उखाड़ देता है शुगर वाले मरीज़ों में, और उसके इलाज के लिए लाखों रुपए का सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ही आते हैं। कटर ही जो इस्तेमाल होता है वो ही 50-60 हज़ार रुपये का आता है, और प्राइवेट सेक्टर में उसके इलाज के लिए 3.5 लाख से 5.5 लाख रुपया एक मरीज़ के एक ऑपरेशन का होता है। और सरकारी तौर पर भी बेशक हुकूमत पे करे, लेकिन एक मरीज़ पर 1-1.25 लाख रुपया लग जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो स्टेज होती है आँख के, उसके बाद भी नज़र की वापसी का 10 to 20% चांस होता है कि नज़र वापसी हो जाए। इसलिए एक तो वक्त गुजरने के साथ ही नज़र की वापसी का इम्कान भी कम, और पैसा भी इस्तेमाल ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। नदीम की कॉल है आखिरी, जल्दी से अगर कॉल रिसीव कर ले। अस्सलाम वालेकुम नदीम, क्या कहेंगे? जल्दी बताना, टाइम कम है हमारे पास। जी 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 जी, मेरे डॉक्टर से सवाल है। मेरी उम्र 55 है, नदीम मेरा नाम है। मेरी आंखों में ना रेडनिश रेड रहती है, लकी सी। कोई ट्रैवल करता ना बाइक वगैरह पे, तो मुझे लोग ये कहते हैं कि आपको ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो मैं कहा नहीं, ड्रिंक नहीं करता। मेरा ये तकरीबन इसी तरह ही है, जवानी से इस तरह मेरी आंखें लाल हो जाती हैं। डॉक्टर आंखें लाल रहती हैं, आंखें लाल रहती हैं तो जल्दी बता दीजिए। रहती है या तो एलर्जी है या फिर आजकल स्मॉग की वजह से असरात हैं, तो आप आर्टिफिशियल टीयर्स काफी टाइम से रहती हैं। हाँ जी, एलर्जी प्रोबेबली लगती है तो लेकिन अब फिलहाल तो अब जब तक आप डॉक्टर को ऑप्थेमोलॉजिस्ट को दिखा के तशखीस नहीं करा लेते उस वक्त आप आर्टिफिशियल टीयर्स इस्तेमाल करें, ओवर द काउंटर मिल जाते हैं। आर्टिफिशियल टीयर्स जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। जी प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छी तरीके से हमें गाइड किया। अपनी आंखों का खास ख्याल रखिए, क्योंकि आंखों से ही आपको दुनिया देखनी है और उस दुनिया को देख के आपने दुनिया के साथ खड़ा होना और काम करना, मुकाबला करना है। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, कल मिलेंगे आपको। अल्लाह हाफिज़।